संविधान और आपातकाल पर सियासी उबाल जारी है। इस बार आपातकाल का मुद्दा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान उठाया। उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को लागू हुई इमरजेंसी संविधान पर बड़े और सीधे हमले का काला अध्याय था। उस दौरान पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने जीत हासिल करके दिखाया। अब राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। संविधान के नाम भ्रम और सियासी पैगाम देने वालों के खिलाफ सत्ता पक्ष ने आपातकाल को हथियार बना लिया है। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, तो अब लोकसभा स्पीकर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान इमरजेंसी की चर्चा की और आपातकाल को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताया। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। राष्ट्रपति के ऐसा बोलते ही पीएम मोदी ने मेज थपथपाकर उनकी इस बात का समर्थन किया, लेकिन राष्ट्रपति ने जब आपातकाल पर बोला तो संसद में हंगामा मच गया। हर तरफ विपक्ष के हंगामे की आवाज गूंजने लगी। दरअसल इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद संविधान का हवाला देकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में बीजेपी ने आपातकाल का मुद्दा उठाकर विपक्ष पर तगड़ा पलटवार किया है, क्योंकि इंदिरा सरकार में आपातकाल ही ऐसा दौर था जिसमें संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, संविधान को कैद कर लिया गया था। अब इसी मसले पर बीजेपी हमलावर है। मोदी जी, जो तुमने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, पहले इसका जिक्र करो। जिस तरीके से निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है, उसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से, ये है इमरजेंसी, इसका जिक्र करो, इसे हटाओ। ऐसे भी जनता ने आपके प्रति इतना अविश्वास कर दिया है कि आज नहीं कल तो हटना ही होगा। 5 साल चलने वाला नहीं, एक थकी हारी सरकार का, लूली लंगड़ी सरकार का, बैसाखी पर चलने वाली सरकार का अभिभाषण। जिस गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी हो और जिस कांग्रेस पार्टी गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या अन्य वैसी पार्टियां, जो देश के अंदर संविधान को किस तरह से खत्म किया गया, उसका सीधा साधा 1975 को लोग याद करते हैं। श्रीमती गांधी ने जिस ढंग से भारत के संविधान को, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को चकनाचूर करने का काम किया। संविधान की कॉपी लेकर संविधान की शपथ लेने वाले विपक्षी सांसद आपातकाल पर शांत हैं, लेकिन इमरजेंसी पर सियासी शोर सड़क से संसद तक उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अठारहवीं लोकसभा में ठीक राष्ट्रपति के अभिभाषण वाले दिन सेंगोल पर सियासी संग्राम छिड़ गया। समाजवादी पार्टी के नेता आरके चौधरी ने सेंगोल को संसद से हटाने की मांग रख दी, जिसके बाद सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है और सपा नेता के बयान की निंदा की। आप भी देखिए कैसे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सेंगोल पर फिर जंग छिड़ गई है।
लोकतंत्र के मंदिर में सिंगोल रखा जाए, ये ठीक बात नहीं है। उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था, हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति। नई संसद में नई सरकार और छिड़ चुका है सेंगोल पर तकरार, क्योंकि 37 सांसदों वाली पार्टी के सांसद सेंगोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 37 सांसदों वाली पार्टी के अध्यक्ष नई संसद की खामियां गिना रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, संसद में राजदंड का क्या काम है। तो अगर रखना ही है तो सिंगोल हटा के संसद भवन से वहां संविधान की एक मोटी प्रति रख देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी का ये बयान, जिसमें उन्होंने सेंगोल को संसद से हटाने की मांग कर डाली। उन्होंने आपत्ति जताई, आखिर सेंगोल संसद में क्या कर रहा है। उस जमाने में सिंगोल रहा होगा न्याय का सिंबल, लेकिन आज तो लोकतंत्र है जी, और लोकतंत्र के मंदिर में सिंगोल रखा जाए, ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा कि सिंगोल प्रतीक है राजदंड का और संविधान प्रतीक है लोकतंत्र का। आर.के. चौधरी के बयान से सियासी तूफान आना तय था, लिहाजा जब इस मुद्दे पर सवाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से किया गया, तो उन्होंने आर.के. चौधरी के बयान का नजरिया ही बदल दिया। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था, इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। आर.के. चौधरी साहब ने जो मांग की है वो सत्य है, और ये लोग जो राजदंड वहां लगाए हुए हैं, अब ये देश राजदंड से नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र से चलेगा। उधर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा, समाजवादी पार्टी ने कभी भी भारत के इतिहास और संस्कृति का सम्मान नहीं किया। एसपी के प्रमुख नेताओं की सेंगोल को लेकर की गई टिप्पणियां न केवल निंदनीय है, बल्कि उनकी अज्ञानता को भी दर्शाती है। ये विशेषकर तमिल संस्कृति के प्रति इंडिया सहयोगियों की अज्ञानता को दर्शाता है। राजदंड भारत के गौरवशाली प्रतीकों में से एक है। सेंगोल पर छिड़ा ये नया संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बात उत्तर दक्षिण की शुरू हो चुकी है, बंटवारे और भेदभाव की हो रही है। जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीजों से एतराज होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। जाहिर है सेंगोल पर छिड़ी सियासी बहसबाजी अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि सवाल उस प्रतीक को लेकर हुआ है जिसे न्याय और निष्पक्ष शासन का सिंबल माना जाता है, जिसके ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज विराजमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद में अपने अभिभाषण के दौरान पेपर लीक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी सजा भी दी जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा। कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर
देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अखिलेश यादव ने और भी कई मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने बेरोजगारी से लेकर अग्निवीर जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने और क्या क्या कहा है। यह किसान क्यों संकट में है? अगर ये 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने की जो कहानी बताई जा रही है, क्या हमारा किसान भी उसी तरीके से खुशहाल हो गया है? और फिर अगर 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था है तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में? और फिर अग्निवीर जैसी व्यवस्था आधी अधूरी क्यों लागू करनी पड़ रही है? महंगाई क्यों है इतनी? और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सरकार कहती है कि हम सर्विस सेक्टर को भी और इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट है कहाँ? अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हमारी और ग्रोथ दिखाई देती है।